चलिए, so today is your third class for elasticity of demand. Let me just recap what we have done. And श्रेयान बेचारा आ गया था तो इको लेता नहीं है, तो I just told him to sit in the class. सिचुएशन ये था कि इलास्टिसिटी का मतलब श्रेयान होता है कि द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. यू मस्ट बी नोइंग दैट व्हेन प्राइसेस विल फॉल क्वांटिटी डिमांडेड विल एक्सटेंड, एंड व्हेन प्राइसेस विल राइज क्वांटिटी डिमांडेड विल कॉन्ट्रैक्ट. ओए खत्म करो ना यार. सो दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड. अब ये लॉ ऑफ डिमांड को आप जब समझेंगे, ये तो गारंटीड है कि अगर एक्सेप्शन नहीं है और अदर थिंग्स कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा. कुछ एक्सेप्शंस में ये काम नहीं करता, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, गिफिन गुड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड अदर थिंग्स हैव टू बी मेंटेन्ड. सेट्रस पैरेबस हैज टू बी मेंटेन्ड. इफ देन प्राइस फॉल क्वांटिटी विल राइज, एंड इफ प्राइस राइजेस क्वांटिटी विल फॉल. अब सपोज मान लीजिए कोई 5 कमोडिटी हैं और उन सब का दाम 10% से गिर जाता है. लॉ ऑफ डिमांड बोलता है क्वांटिटी बढ़ेगा. क्या जरूरी है कि 10% से ही बढ़ेगा? 10 से भी बढ़ सकता है, 10 से ज़्यादा भी बढ़ सकता है, 10 से कम भी बढ़ सकता है. मतलब जिस प्रतिशत से द परसेंटेज बाय विच प्राइस इज चेंजिंग, इज इट नेसेसरी द क्वांटिटी विल एग्जैक्टली चेंज बाय दैट परसेंटेज? इट इज पॉसिबल, बट देर आर अदर प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज एज वेल. सो द क्वांटिटी कुड रिस्पॉन्ड मोर देन द प्राइस चेंज, less than the price change, or equal to the price change. When the quantity response is greater than the price change, it is called elastic, relatively elastic. याद है ज्ञानेश, अपने जब थप्पड़ मारे थे और आपका रिस्पॉन्स मेरे स्पीड से ज़्यादा का रिस्पॉन्स था, मतलब मैंने आपको 6 थप्पड़ मारे थे, आपने मेरे को 9 मार लिए. सो रिस्पॉन्स रीजन से ज़्यादा है तो आप सेंसिटिव हैं, इलास्टिक हैं. मैं हिमांशी को 6 थप्पड़ मारा, हिमांशी ने मेरे को 5 मारे. रिस्पॉन्स तो है पर उतना नहीं जितना मेरी स्पीड का था, तो ये उतनी सेंसिटिव नहीं है, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है. मैं अगर भूमि को 6 थप्पड़ मारूं और भूमि एग्जैक्टली मेरे को 6 थप्पड़ वापस मारे तो ये यूनिटरी इलास्टिक है, इक्वल रिस्पॉन्स है. मैं अगर चिराग को 6 थप्पड़, 2 घूसा, 1 लात, मुंडी तोड़ दूं तो भी वो बेचारा कुछ नहीं बोले मेरे को, संभव नहीं है. लेकिन अगर ऐसा हो, इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक. ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो एग्जिस्ट नहीं करती है. सिचुएशनली ये एग्जिस्ट कर सकती है कि 500 की चीज़ 1000 की हो गई तो भी आप उतना ले रहे हैं, बट कंटिन्यू होता रहेगा तो ये आप छोड़ देंगे, है ना. मान लीजिए मेरी इको की फीस मान लीजिए मैं 6000 रुपये पर मंथ कर देता हूँ, बहुत बच्चे छोड़ देंगे, बहुत बच्चे कंटिन्यू भी करेंगे. पर मान लीजिए कि मैं 6 करोड़ कर देता हूँ तो कोई कंटिन्यू नहीं करेगा. बट वो लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि प्राइस कितना भी चेंज हो जाए क्वांटिटी अनचेंज रहेगा. वो संभव नहीं है. और परफेक्टली इलास्टिक एकदम उल्टा है कि मैं उत्कर्ष को टच करूं और वो मेरी गर्दन काट दे. ऐसा रिएक्शन, ऐसा रिस्पॉन्स मेजरेबल नहीं हो सकता. मतलब प्राइस 1 रुपये से गिरा, क्वांटिटी इन्फिनिटी पे चला गया. मतलब अगर आप बुक पढ़ेंगे कितना सुंदर बात लिखा है, इफ प्राइस फॉल्स ही विल बाय एवरीथिंग, इफ प्राइस राइज ही विल बाय नथिंग. बोला 10 रुपये की चीज़ अगर 11 की हो जाती है श्रेयन, आप 1000 लेते थे, 1 रुपये से दाम बढ़ने की वजह से आप कुछ नहीं लेंगे. इतने सेंसिटिव हैं आप. ऐसा सिचुएशन को परफेक्टली इलास्टिक बोला जाता है. तो ये जो होता है सर, एक रेंज होता है जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था. एक है हमारा ED इक्वल टू 0, एक है हमारा ED ग्रेटर देन 1, एक है हमारा ED इक्वल टू 1, एक है हमारा लेस देन 1, और एक है आपका इन्फिनिटी. ये जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, कुछ चेंज नहीं होगा. यहाँ चेंज होगा पर उतना नहीं होगा. यहाँ इक्वल चेंज होगा और यहाँ पर इक्वल से ज़्यादा चेंज होगा और यहाँ इन्फिनिटी होगा. सो हाउ डू यू डिपिक्ट सार्थक अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक? नहीं, कैसे, ऐसे क्या होता है? ये सब क्या है? पैरेलल टू दी वाई एक्सिस. कर्व्स को बोलना सीखना होगा आपको. अब एग्जाम में ये थोड़ी ना लिखोगे, बना लोगे, पर एक्सप्लेन करते समय जब शेप के बारे में कमेंट करने बोलेगा तो आपको क्या बोलना है? इट इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस. इसका नाम क्या रखे थे हम लोग? ED इक्वल टू 0, परफेक्टली इनइलास्टिक. रीजनिंग, 0 पे भी 5, 10 रुपये पे भी 5, 1 करोड़ रुपये पे भी 5, कोई चेंज ही नहीं होगा क्वांटिटी में. अतुलित, परफेक्टली इलास्टिक का कर्व थोड़ा विचित्र था, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस.
ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। मीनिंग इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, 10 रुपये पे आप 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, हल्का सा दाम गिरेगा आप अनगिनत लोगे, इन्फिनिटी। सिमिलरली इफ यू रिमेंबर खुशबू, राइट, अमायरा, नहीं खुशबू कहाँ है, ये रे, मैं चश्मा नहीं पहना हुआ, यूनिटरी इलास्टिक, ये कैसा कर्व है भव्य, इसका नाम क्या था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोली, बहुत स्पेशल कर्व है ये सर। कोई भी एरिया आप निकालो इस कर्व का इक्वल आ जाता है, मतलब पी P1 और क्यू Q1 हमेशा सेम आता है। शगुन, अगर मैं एक फ्लैट कर्व बनाऊं और मैं एक स्टीप कर्व बनाऊं, ज्यादा इलास्टिसिटी किस में होगा, फ्लैट वाले में कि स्टीप वाले में? गलत आंसर है मैम, आप अब लर्न नहीं करना। फ्लैट वाले में ज्यादा कवरेज किस एक्सिस का है, वाई का कि एक्स का? ये y है, ये x है, देखो देखो एक बार, y ज्यादा कवर x का, x में क्वांटिटी है, तो जब x को जिताना है तो आपको फ्लैट कर्व बनाना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी हायर होगा, तो ईडी ग्रेटर देन 1। और अगर आपको y एक्सिस को जिताना है तो y का कवरेज ज्यादा रखना होगा, तो स्टीप कर्व होना होगा, तो ईडी लेस देन 1। ये आपकी फर्स्ट क्लास थी अगर आपको याद हो। सेकंड क्लास में मैंने आपको मेजरमेंट पढ़ाया था, मेजरमेंट में मैंने आपको 3 मेथड पढ़ाए थे, आज उसके सम्स करेंगे, पहले थ्योरी खत्म करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद सम्स पे जाएंगे। चिराग, देयर आर 3 ways to calculate elasticity of demand. Number 1 is the percentage method. Pushkar will tell me the percentage method formula. Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. मतलब फॉर्मूला में हमेशा याद रखिएगा, न्यूमरेटर में हमेशा रिजल्टेंट आएगा और एक डिनोमिनेटर में हमेशा रीजन आएगा। तो मैं आपको थप्पड़ मार रहा हूं, आप रिएक्ट कर रहे हो, मैं हमेशा डिनोमिनेटर में रहूंगा, आप न्यूमरेटर में रहोगे, है ना मैम? अगर हम लोग इस फॉर्मूला को और खोले थे तो फाइनल डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला क्या था? चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, जहां एक नेगेटिव साइन का समस्या आता है बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। श्रेयान, एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरना मैंडेटरी है, तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा, हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं या मॉड ले लेते हैं या आगे माइनस लगा देते हैं। करेक्ट, ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड द नेगेटिव साइन इज कस्टमरली ड्रॉप्ड। ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप between price and quantity the negative sign is customarily dropped. Due to the inverse relationship between price and quantity the negative sign is customarily dropped. यही नोट है, हाँ, ना मॉड देना है ना नेगेटिव देना है, तो नोट का जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव साइन नहीं लेंगे आप तो ये लिखना होगा, अगर आगे नेगेटिव साइन ले लें या मॉड ले लें तो फिर आपको ये नोट लेने का नीड नहीं है। इस पे बोलिए ना, प्राइस इलास्टिसिटी में कौन सा ये कौन, यहाँ ये तो अच्छा आप वो बोल रहे हैं सर किसी भी, हाँ ये किसी भी फॉर्मूला में एप्लीकेबल है। कौन सा फॉर्मूला? डिनोमिनेटर में हमेशा रहेगा रीजन और रिएक्शन हमेशा एक्स एक्सिस में रहेगा। जैसे आप जो बोले थे एकदम सही बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो किसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है? इन्वेस्टमेंट की वजह से नेशनल इनकम, तो डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट, न्यूमरेटर में नेशनल इनकम। लेबर की वजह से आउटपुट चेंज हो रहा है, लेबर आउटपुट। ऑल थ्रू इकोनॉमिक्स डिनोमिनेटर विल बी द रीजन, न्यूमरेटर विल बी द रिजल्टेंट, ऑल थ्रू इकोनॉमिक्स, कभी चेंज नहीं होगा। एक्सेप्टेबल? यहां तक बात हुआ था हिमांशी, मैं आज सम्स भी कराऊंगा इस पे। द नेक्स्ट मेथड भूमि, इफ यू रिमेंबर, प्राइस एंड, इतना लात मारी जा रही है बेचारी मेरे कैमरा को, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ सॉरी जानू,
बैड फील करता होगा यार, कितना मार खाता है बेचारा, मालूम है, हर बच्चा से लात खाता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड डज नॉट टॉक अबाउट एनी परसेंटेज, इट टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द कर्व बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर वर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो आप इनइलास्टिक है। मतलब क्या था, आपको याद हो भैया, खर्चा बढ़ने पे प्राइस बढ़ने पे खर्चा बढ़ गया, मतलब दाम बढ़ने से आपको फर्क पड़ा, यू बॉट ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी सर, दैट इज व्हाई योर एक्सपेंडिचर वेंट अप। दाम गिरने पे आपका खर्चा गिर गया, इसका मतलब आप यू डिडंट गो ऑल आउट एंड गो क्रेजी, राइट, यू बॉट मोर बट नॉट अ लॉट। कश्वी, लेकिन अगर प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाए, प्राइस गिरे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे ना, इलास्टिक। और अगर प्राइस बढ़ने गिरने की वजह से पुष्कर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रह जाए तब यूनिटरी इलास्टिक। तो चिराग, रिलेशनशिप प्राइस क्वांटिटी का देखना है कि प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर का, दोनों सेम दिशा में जाए, दोनों बढ़े या दोनों गिरे, इनइलास्टिक। एक बढ़े एक गिरे, एक बढ़े एक गिरे, इलास्टिक। प्राइस बढ़े गिरे पर टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही रह जाए तो यूनिटरी इलास्टिक। फिर लास्ट जो चीज हम लोग डिस्कस किए थे वॉज द ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बोला था, आपको लर्न करना है, लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। हमने कोई कर्व लिया होगा और मिड पॉइंट से चालू किया होगा, सी बी बाई सी ए, वेर सी बी इक्वल टू सी ए, सो ई डी इक्वल टू 1। फिर हमने बात किया था ई डी ग्रेटर देन 1, फिर हमने बात किया था ई डी लेस देन 1, फिर हमने बात किया था ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी, और फिर हमने बात किया था ई डी इक्वल टू 0। मैंने आपसे ये भी पूछा था कि अगर नॉन लीनियर कर्व हो तो क्या करना है, तो उसका एक टेंजेंट बना लेना है जहाँ से आपको इलास्टिसिटी निकालना है, और उसी हिसाब से लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट करना है। दिस वॉज वॉट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट 2 क्लासेस। एक्सेप्टेबल मैम? मैं भूल गया आप नहीं हमको याद है, किससे शुरू होता है बताओ? अनवी, है ना, अनवी। ये मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, पर आप जब आओगे ना क्लास, प्लीज़ प्रायर क्लास रिवाइज करके आओ, क्योंकि इतना तो आप समझ ही रहे हो कि रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना संभव नहीं है। 1.5 घंटा में मैं इलास्टिसिटी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे को 3-4 क्लास लग जा रहा है, डिमांड को 4 क्लास लग गया। तो अगर आप पुराना चीज़ भूलते जाएंगे, जैसे काशवी का मुंह देख के यार लग रहा है वो पढ़ के नहीं आएंगे, तो आपको ये रिटेन नहीं कर पाएंगे आप, है ना। सोचिए अगर आप पढ़ के आते हो और ये रिविजन हो जाता तो लर्न हो जाता। थोड़ा एफर्ट मांग रहा हूँ। अब अप्रैल आ गया है, मे भी आप मार्च में थोड़े नहीं पढ़ना चाहते थे, पर अब स्टार्ट कर दो यार। कुछ मांग नहीं रहा ज़्यादा, आने से पहले जो रनिंग नोट्स लिए हो थोड़ा देख के आओ, है ना। चलिए, तो अभी का जो डिस्कशन है पहले करेंगे हम लोग फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पर पूरा लिखवाए नहीं थे, बताए थे पहला क्लास में, पर आज पूरा लिखेंगे। यस सर, पहला पॉइंट है, चालू करने से पहले सम भी कराएंगे। ये बचा हुआ है, इनकम इलास्टिसिटी बचा हुआ है, क्रॉस प्राइस बचा हुआ है, ये 1 घंटा में हो जाएगा। लास्ट हाफ एन आवर में हम लोग सम्स बनाएंगे, ठीक। कोई कमोडिटी पुष्कर आपके लिए इलास्टिक हो कि इनइलास्टिक हो, किन किन चीज़ों पे निर्भर है, अभी वो डिस्कशन है। मतलब मान लो कि दाम गिरने पर आप बहुत ज़्यादा चंचल हो और ज़्यादा खरीद लेते हो, या दाम बढ़ने पे बहुत ज़्यादा छोड़ देते हो खरीदना, या दाम बढ़ने गिरने पे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो क्या क्राइटेरिया है ना। मतलब कोई ऐसी कमोडिटी बताइए, हमने सबसे पूछी थी कि दाम बढ़ने पे, ज्ञानेश का आंसर गजब आया था। ज्ञानेश बोला था दाम गिरने पे टोबैको का कंजम्पशन बढ़ जाता है, वो बोला था। अब उनके लिए इलास्टिक है ना, आपके लिए इनइलास्टिक होगा, दाम बढ़े गिरे उतना ही पीना होगा, पीना नहीं है। हाँ, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहला पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इसके अंदर लिखिए इफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। जल्दी लिखना है हाँ, लेकिन आज काफी कुछ करना है आज। इफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, the product is elastic
elastic. If the commodity does not have close substitutes, does not have close substitute, it is inelastic. Like GRIC, CSC in Calcutta. There is no other electricity provider in our city. So if they raise our rates, we will reduce our consumption, but can we go and shift to someone else? So we are saying that, sir, our demand for such things are inelastic because it does not have something to switch to. लेकिन जो मेरा एग्जाम्पल दिया था मैं, कम से कम 100 टीचर अवेलेबल होंगे. अगर मैं अपना दाम बढ़ाते जाऊंगा, एक मोमेंट पे आप बोलेंगे यार छोड़ भैया को, दूसरा पे चलते हैं, तो आप इलास्टिक हैं. क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं. अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते तो मैं जो भी दाम चार्ज करता आपको आना ही पड़ता मेरे पास. हाँ, मे भी आप 10 महीना नहीं पढ़ते, 6 महीना पढ़ते, पर आते तो मेरे पास ही. लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो आप शिफ्ट करेंगे, है ना. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी. इफ सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल यू विल शिफ्ट. इफ सब्सटीट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल यू कांट शिफ्ट. वेयर वुड यू शिफ्ट? बोलना. तुम बता, आर दे क्लोज सब्सटीट्यूट्स? नहीं है. यस. फॉर इट, बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं आप. फॉर इट टू बी सब्सटीट्यूट इन इकोनॉमिक्स it has to be perfect substitutes, not related, exact. Like if I can give you a very good example, दाम में भी सेम होना होगा, टेस्ट में भी सेम होना होगा, टेक्सचर में भी सेम होना होगा. भैया कोई बढ़िया एग्जांपल दीजिए. वाइट बटर, येलो बटर, उस पर डिबेट है सर. कोई भी भारत में अगर आप चाय खरीदे हैं कभी और कॉफ़ी खरीदें, कॉफ़ी महंगी है, और उसमें भी बच्चा बहस करने लगेगा उलोंग ट्री, माचा ट्री, हम तो नाम ही नहीं सुने सब चाय का. तो वो थोड़ा डिबेटेबल है, पर हाँ अकेडमिकली टी कॉफी वर्क्स. बट अंडरस्टैंड व्हेन यू आर गिविंग एन एग्जांपल यू कांट से दैट अ कार इज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ बाइसिकल. इट डजंट वर्क लाइक दैट. यू कांट से अरे दोनों सब्सटीट्यूट है ना. अ डीजल कार एंड अ पेट्रोल कार मे बी कंसिडर्ड एज अ सब्सटीट्यूट. A scooty and a bike may be considered as a substitute. It has to be close substitutes, right? Otherwise, there is no substitute, if you think about it. Electric car, petrol. So, for it to be a substitute, it has to be a close substitute. Agreed? Second point, nature of the commodity. If necessity, inelastic. If luxury, elastic. लिखो. If necessity, inelastic. कोई एग्जाम्पल देना. पुष्पनील नहीं, अतुलित, तेरे लिए जो कमोडिटी नेसेसिटी हो कि उसके खाना. लेट्स गो इनटू मोर डिटेल. रोटी, सॉल्ट. तो दाम बढ़ जाएगा तो क्या ड्रास्टिकली नमक छोड़ देगा, या दाम गिरने पे आज से 5 चम्मच एक्स्ट्रा डालेगा? नहीं ना. कोई कमोडिटी बता खाने में जो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है. मीठे, मीठा अगर आप खाते हैं, कोई भी स्वीट्स हो, कोई भी स्वीट्स, है ना, केक पेस्ट्री ले लो, स्वीट्स ले लो, चॉकलेट्स ले लो, दाम कम होगा आप अपना मतलब काफ़ी डिमांड बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उसके बिना मरेंगे नहीं आप. और दाम बढ़ जाएगा तो खाना छोड़ देंगे. क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी है, राइट. इसी के अंदर एक और पॉइंट है, नेचर के अंदर एक और पॉइंट है. मतलब नेचर को 2 भाग में तोड़ा गया. एक ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी, लग्जरी, एंड वन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी. इफ पेरिशेबल कमोडिटी, लिखिए, इफ पेरिशेबल कमोडिटी नेचर के अंडर सेकेंड कैटेगरी. इफ पेरिशेबल कमोडिटी इट इज इन इलास्टिक. If durable commodity, सर पूजा पाठ करते हैं, फूल वूल चढ़ाते हैं. फूल से पेरिशेबल ना कोई और कमोडिटी शायद हमको लगता नहीं है. शेल्फ लाइफ ही ऐसा है. मतलब एक रागीर बोल के सिंगर है, गजब का गाना है उनका. एक तो गाना में ना गंदा वर्ड है, पर गाना का मतलब बहुत गजब है. तो आप सुने होंगे ना, फूलों की लाशों में
ताजगी चाहता है, एक गंदा सा वो गाली देता है, कुछ भी चाहता है। अगर आप सुने एक्चुअली देखिए कितना थॉट प्रोवोकिंग है, हम लोग लोगों को देते हैं फूल सो फ्रेश, अबे मरा हुआ है, तोड़कर आप किसी को फ्लावर दे रहे हैं, वो तो कितना दिन, घंटा का मतलब 12 घंटा में खराब होगा। मेरे घर में मेरे को रोज खराब लगता है जब मेरी वाइफ फूल चढ़ाती है और उसके अगले दिन पूरा काला हो चुका होता है। शेल्फ लाइफ ही नहीं होता ना इस सब चीज का। तो सोचिए दाम गिर गया, अब मतलब जितना चाहिए उतना ही खरीदोगे कि बहुत सारा खरीद लोगे? तो प्राइस चेंज में आप रख नहीं पाओगे ना, क्योंकि पेरिशेबल है। लेकिन अब यहीं पे सोचिए कोई कमोडिटी है जो स्टोरेबल है, दाम कमने पे आप क्या करोगे? बहुत सारा रख लोगे यार, धीरे धीरे यूज करेंगे, स्टॉक मेंटेन करेंगे, है ना। मटर के साथ वेरी गुड एग्जांपल सर, राइस, व्हीट, आलू मेरे घर में बस्ता आता है मालूम है। मैंगो सर पेरिशेबल होता है। फ्रूट्स के साथ आप नहीं एग्जांपल दे पाएंगे अनलेस बादाम ड्राई फ्रूट्स हो। लोग लेते ही हैं कि अरे डिस्काउंट में मिल रहा है, चलो 10-15 केजी ले लो। कौन सा? मटर ना, मेरा घर में भी है सर, सबका घर का इशू है मटर और कॉर्न। और वो जो बोल रहा है उसका दर्द नहीं सुने तो आइसक्रीम का डब्बा खोले, आई डोंट नो आप उसका मुंह देखे कि नहीं देखे। वो जिस वे में बोला कि भैया मेरे साथ तो उल्टा हुआ है साला, आइसक्रीम का डब्बा में सुई धागा रखा हुआ था, कुकी का डिब्बा में, ये हर घर में है। ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं आप लोग। कुकी का डब्बा में कुकी रखिए भाई, आदमी का मन बन जाता है, खोल के देखता है उसमें तो सुई धागा है। पर आप सर दर्द, आई कैन फील यू। तो इलास्टिसिटी, पेरिशेबिलिटी गुड, पेरिशेबल गुड्स में इनइलास्टिक होगा और ड्यूरेबल गुड्स में इलास्टिक होगा। बुक्स, क्लोथ्स, है ना, शो पीसेस, इंटीरियर, ये सब चीज खराब नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बोलना। स्टिल सर इनइलास्टिक, प्राइस गिरेगा तो देखो प्राइस बढ़े एंड इट इज नॉट अ नेसेसिटी। तो आर यू नॉट कंबाइनिंग 2 पॉइंट्स? यू आर ऑल्सो टेकिंग द नेचर ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटी एंड लग्जरी, एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग पेरिशेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो सर कम कर देंगे, पर बहुत ड्रास्टिकली चेंज करेंगे सर, वही डिस्कशन है। डिपेंड करता है किस पर? पेरिशेबिलिटी पर। एक्सेप्टेबल? परसेंटेज भी मैटर करता है, राइट है। प्राइस रेंज, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, मैं पर्सनली नहीं मानता इस पॉइंट को, पर अगेन मेरा एक पॉलिसी है, मेरे नाम पे किताब नहीं है, जिसने लिखा है इज्जत उसकी है, उसकी बात मानी जाएगी। इनका आइडिया है कि भाई बहुत महंगी चीजें और बहुत सस्ती चीजें इनइलास्टिक होती हैं। अब मेरा प्रॉब्लम इस पॉइंट से क्या है? डिफाइन बहुत महंगी बहुत सस्ती। अब ये तो मतलब डिबेट वाला बात हो गया ना, है ना। मेरे लिए सच बता रहा हूं, 3000 की जीन्स महंगी है, किसी के लिए 30,000 की जीन्स सस्ती है। So they are trying to generalize. They are trying to generalize at very high priced goods and very low priced goods. So don't think about your income. Think about goods in the category and think about the highest good in that category and think about the lowest good in that category. If you're thinking soap, think about Body Shop and think about Nima Rose. रोज रोज नीमा रोज, गुलाबों की खुशबू रोज रोज, रेशम सी त्वचा रोज रोज, नहीं देखे हैं? नीमा रोज महकती एक जादू दिखाए रोज। क्या गजब का ऐड है यार। नहीं लड़की करती है, हाँ लड़की करती है। तुम गलत ऐड देख रहे हो भाई, ये सब ऐड मत देखो। ऐड के नाम पे क्या देख रहे हो? पर बेटर एग्जांपल दे देते हैं सर। हर इंसान रेलवे में अगर ट्रैवल किया है तो एक वाहियात सा अपने पेपर सोप खरीदा होगा।
थोड़े इंपॉर्टेंट कामों के लिए आपने नोटिस किया होगा, उनको खरीदा जाता है और उनके ऊपर एक फ़ोटो रहती है लड़की की, ऐसे ऐसे गालों पे लगा रही है। वो कभी भी गालों पे नहीं लगाया जाता, वो एक ही यूज़ है उस साबुन का कि बाथरूम जाओगे जब कोई बड़े काम करने तो फिर हाथ धो के आना। करेक्ट सर, एकदम वेरी गुड एग्जाम्पल बोल रहा है। जो सबसे सस्ता स्लीपर है और जो फर्स्ट एसी है, ये सर इकोनॉमी क्लास एंड बिजनेस क्लास, ये बोल रहा है इनइलास्टिक है भाई, क्योंकि गरीब है ना, जो लोएस्ट वाले हैं दाम गिरने पे कितना बढ़ा लेंगे, और जो अमीर है वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो लोग तो बोल रहे हैं कि भाई महंगा वाला बढ़ जाए सस्ता वाला बढ़ जाए, उनको क्या फर्क है। सो बोल रहा है इलास्टिक कौन सी कमोडिटी है, मिड रेंज्ड है ना। जो मिड रेंज प्राइस है, मतलब ना गैस अरमानी गुची की जीन्स इलास्टिक है, और ना कभी जाइएगा, सच बोल रहे हैं ब्रांड है, मानता नहीं है बच्चा, लोग लगता है हम झूठ बोलते हैं, फैंसी मार्केट में बिकता है, ब्रांड का नाम है जबड़न। जबड़न जीन्स का ब्रांड है, JABDAN। मैम मजाक नहीं कर रहे हैं, 250 रुपए का या जीन्स है, या तो साल भर चलेगा या तो 6 घंटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मतलब भरोसा नहीं है उस जीन्स का, हम बता रहे हैं, पर अगर चल गया तो भयंकर चलेगा, और अगर खराब होने का तो अब नीचे से थोड़ा झुकेंगे और बढ़ जाएगा, तो ये गारंटी है। अब अगर कभी जाए फैंसी मार्केट तो बोलिएगा जबड़न का जीन्स दीजिए। क्या गए हैं कभी फैंसी मार्केट, नहीं गए? देखिए अब अमीर लोग के बारे में, प्राइस रेंज, जो क्वेस्ट मॉल में शॉपिंग करते हैं और जो फैंसी मार्केट से शॉपिंग करते हैं, हम हैं फैंसी मार्केट यार, हम बहुत प्राउड फैंसी मार्केट है यार। हाँ हाँ, फैंसी 5 स्टार इंडिया, वो यहाँ से एक एक्सपीरियंस है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। गर्ल्स, इफ यू कैन गेट योर डैड टू अग्री ऑन इट और योर ब्रदर, डोंट गो अलोन फर्स्टली। फर्स्ट टाइमर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। यू विल सी अ डिफरेंट इकोनॉमी सर, दे हैव अ डिफरेंट करेंसी गोइंग ऑन। वही नोट है पर करेंसी के नोट के नाम अलग हैं। अपने में बात करते हैं ना तो अल्ताला, इफ्ती, मतलब नोट्स के नाम बदल चुके हैं उन्होंने, सो दैट दूसरे लोग ना समझ पाए आप किस सिर्फ में बात कर रहे हैं। मतलब 2 दुकान अगर आपको बताएंगे इतने का है, एक्चुअली में नहीं होगा, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे दाम कौन सा बोल रहा है। वो लोग 300 साढ़े 300 में ही बात कर रहा है, पर वो लोग अब सारा नंबर डिकोड कर दिया, मतलब चेंज कर दिया है और अपने में बात करता है, उनका अपना। हाँ, कस्टमर को नहीं पता चलेगा मैम कि कितने का ओरिजिनल प्राइस है, क्योंकि फैंसी मार्केट का सबसे बड़ा फीचर है, मेरा दुकान में नहीं, हम दूसरा से लाके तुमको दे देंगे। मेरा दुकान में अगर नहीं है, हम दूसरा से लाके तुमको दे देंगे, तो बैठो, और उसमें मेरा कट होगा। बगल में 2 दुकानें हैं, वो अपने में बात कर रहा है, इसमें अल्ताला में बेचेगा कि हमको तो नहीं, हमको नहीं आता, पर सुने तो प्राइस रेंज में वेरी हाई प्राइस्ड एंड वेरी लो प्राइस्ड आर इनइलास्टिक, मिड रेंज गुड्स आर इलास्टिक। ठीक, लिख लीजिए, वेरी हाई प्राइस्ड एंड वेरी लो प्राइस गुड्स आर इनइलास्टिक। Fourth point, again very subjective, income range. Very high income people, very low income people, inelastic. हमको लगता है ये दोनों पॉइंट सेम है। कौन खरीद रहा है यार वेरी एक्सपेंसिव? जिसका इनकम ऑलरेडी वेरी हाई है। कौन खरीद रहा है वेरी चीप? जिसका जनरल इनकम वेरी लो है। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली, यू आर गिविंग द एग्जांपल ऑफ मार्क जकरबर्ग।
or anyone, there is a difference between being rich and looking rich. And a person who is already rich does not need to look rich. But I understand, sir, these are मतलब थोड़ा psychological, subjective, exceptional बातें हैं. Generally we see that if a person has a lot of money, generally he goes for the higher price goods. In certain things, see that example is very fair with what you're saying, but generally with garments. But if you look at cars, sir, you will never find a very rich guy owning a very cheap car. I'm not saying that it's a very important thing, but I'm just saying that certain things they always go over, expensive stuff because they can afford it. And certain times the Veblen effect works, certain times. There is a link. I think there is somewhere Veblen effect is there present in every commodity. Not because it's psychological, because to make it better, more resources are required. So I will charge you more. So I understand what you're saying, but we are talking about the general discussion. So very high income and very low income, लिख लीजिए, inelastic. Middle income, elastic. उत्कर्ष जब हम स्टूडेंट थे, हमको 4th और 5th का डिफरेंस नहीं समझ में आया था. देखो आपको समझ में आता है कि नहीं? प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट. बोलिए इन दोनों में अंतर क्या है? वेरी गुड. इनकम रेंज का मतलब मेरी इनकम कितनी है. इनकम स्पेंड जैसे मैं फॉर एग्जांपल अब जितना भी सैलरी मुझे 10,000 आई वांट टू सेव, तो बाकी का जो होगा वो मेरा होगा. चलिए बात करते हैं. तो रोहिन की इनकम 5 लाख, उत्कर्ष की इनकम 5 लाख. हम लोग दोनों ट्रैवल करते हैं. उत्कर्ष अपने प्रपोर्शन का मात्र 10% ट्रैवल पे एलोकेट करता है. क्या हमारी इनकम में कोई डिफरेंस है? पर मैं अप्रोक्सीमेटली मान लो 4 लाख रुपया ट्रैवल को एलोकेट करता हूं आउट ऑफ द 5 लाख. इज आर इनकम डिफरेंट? बट आर प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ट्रैवल इज डिफरेंट. If prices rise or fall, will Utkarsh be affected drastically, or he will still go on that 1 trip, 2 trip that he does on 50,000? Whose life will drastically change because my proportion of income spent is higher. So we are not talking about how much money you make. That is point number 4. We are saying from the money you make, the commodity that you are looking the elasticity for, उसका क्या proportion है आपके? If yeah, the proportion of your income, the percentage of your income, how much you are ready to spend. If you are willing to spend a large portion, you are elastic. If you are spending a negligible portion, you are inelastic. Meager portion है, छोटा portion है, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा. 10% की जगह 12% हो जाएगा यार, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन अगर 80% से 90% हो जाता है, वो बहुत बड़ा फर्क है. So if the proportion of income spent लिखिए, if the proportion of income spent is large, commodity will be elastic. If the proportion of income spent is meager, meager नहीं लिखना चाहते हैं तो negligible लिख दीजिए. The commodity will be elastic. Large पे elastic. ने ऑनलाइन कौन कौन कर रहा है देखे तो? ख्याति कर रही है, अवनी कर रही है, शाश्वत कर रहा है, यशवी कर रही है. परफेक्ट. नहीं, the proportion on the income spent on the commodity, elasticity is on the product. Income range on the commodity. सोच इनकम है 15,000 करोड़, तुम खर्चा ही नहीं करता, इलास्टिसिटी का बात होगा. So you are looking at income range that you will spend. Elasticity will always be. एक सेकेंड. हाँ, अग्रीड अतुलित. तो नेक्स्ट पॉइंट इसी का मतलब पोर्शन. इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट इज मीगर, छोटा पोर्शन, द कमोडिटी विल बी इनइलास्टिक. 6th पॉइंट लिखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन. हमको लगता है ये पॉइंट भी होने का कोई नीड नहीं था. Point number 2 is exactly this. A necessity is something that cannot be postponed. तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में नेसेसिटी लग्जरी तो लिखे ही थे, अलग पॉइंट बनाने का क्या जरूरत था. बोल रहा है इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, प्रोडक्ट इज इलास्टिक.
If there is no possibility of postponement, what is it then? If you can't postpone anything, it's a necessity, then inelastic. So लिखिए, if there is possibility of postponement, if there is possibility of postponement, if there is possibility of postponement, product is कश्वी इलास्टिक. इको पसंद नहीं है क्या तुमको? इंटरेस्टिंग है इस बार, ध्यान दो, अच्छा लगेगा, सच बोल रहे हैं. अकाउंट से बेटर है क्लास 12 का इको. सिलेबस वाइज अगर आप देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग. अभी तो कंज्यूमर पार्ट है, एक बार प्रोड्यूसर स्टार्ट होगा देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा. ऑब्वियसली इफ इट कैनॉट बी पोस्टपोन्ड देन इनइलास्टिक. नंबर 7, नंबर ऑफ यूजेस. मतलब ठंडा करना है और गर्म करना है. पंखा बंद कर दो, थोड़ा एसी चलने दो. हाँ, गर्मी लग रहा है. ये ऐसा विचित्र आप लोग का टेम्परेचर डिफरेंस एक ही क्लास में कैसे है हमको नहीं पता आता. हाँ, रेगुलेटर कर देना कम थोड़ा. और अर्नब मेरा एक छोटू सा काम कर देगा यार, हम जा नहीं सकते, मेरा माइक पहना हुआ है, वहाँ से बॉटल ला देना यार प्लीज़. कुछ बात हुआ स्कूल में? सॉल्ट, अगरबत्ती, ऐसा ऑब्वियसली एक ही चीज़ में यूज़ करोगे, है ना. बट ये सारी चीज़ों में दाम गिरने पे आप बहुत सारा नहीं खरीदोगे. वाई? बिकॉज वेयर वुड यू यूज इट? एंड वी थिंक ऑफ अ कमोडिटी दैट हैज़ मल्टीपल यूजेस, अ कमोडिटी दैट इज अ कॉम्पोजिट डिमांड. इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, मिल्क. वाटर नहीं लिखेगा. दाम कमने पे आप बहुत सारा खरीद सकते हैं. वाई? बिकॉज यू गोइंग टू सब्सटीट्यूट इट फॉर अदर यूजेस. Water is not a commodity. Yeah. If there are मतलब multiple uses to a commodity, so if the price drops, what will you do? You will start using it for other uses also. So you don't buy water. We are not talking about packaged drinking water. We are talking about the water that you get at home. है ना? We in India at least, water is not a commodity. We don't pay for water. We pay a municipal tax and the water is delivered to us. And if you are talking about packaged drinking water, that is a separate discussion, है ना. So number of uses अगर multiple रहेगा तो आप छोड़कर दूसरे uses भी कर सकते हैं, तो इलास्टिक है. कमोडिटी का एक ही यूज है, टेम्परेचर लेता है, तो दाम गिरने पे आप 7-8 तो नहीं ले लोगे, एक ही लोगे. तो अगर मल्टीपल यूजेस नहीं है तो इनइलास्टिक है, मल्टीपल यूजेस है तो इलास्टिक है. पॉइंट 8 देखिएगा. अच्छा, एक बार देखना बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, आपने क्या क्या कवर नहीं किया अभी तक. टाइम फैक्टर. अतुलित, सोच एक हफ्ते बाद बोर्ड्स है, क्या क्या लेगा, कितना ड्रास्टिक चेंज ला पाओगे? एक साल बाद बोर्ड्स है, अरे भैया आग लगा देंगे, पेपर फाड़ देंगे, पूरा इंडिया टॉप कर देंगे, 100 on 100 लेके आएंगे. अगर शॉर्ट रन में हैं आप, शॉर्ट रन रेफर्स टू अ शॉर्ट टाइम पीरियड, योर डिमांड इज इन इलास्टिक. बट इफ यूर इन द लॉन्ग रन, यूर इन द इलास्टिक. लास्ट पॉइंट आपने किया होगा, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर. अगर आप एडिक्टेड हैं, हैबिचुएटेड हैं किसी कमोडिटी से, तो आपकी डिमांड इन इलास्टिक है. दाम बढ़ने गिरने पे आप उतना ही कंज्यूम करते हैं लगभग. लेकिन अगर आप कोई चीज़ हैबिचुएटेड नहीं है, दाम गिरने पे जब चाहे छोड़ सकते हैं, दाम बढ़ने पे सॉरी, और दाम गिरने पे आप अपनी कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं. बहुत चीज़ होता है. कुछ लोग मीठे से एडिक्टेड है, वो हैबिट्स हो जाता है. कुछ लोग अल्कोहल से, ब्लैक कॉफ़ी का एग्जाम्पल दिए थे हम आपको. कुछ लोग बुक से एडिक्टेड हैं. बहुत कुछ हो सकता, एनीथिंग. कुछ तो कमेगा, लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा विधि पर. विल इट बी अ ड्रास्टिक रिएक्शन? तब फिर ना मैम, इट इज नॉट माई हैबिट. हैबिट का मतलब है यू आर एडिक्टेड टू इट, यू आर नॉट, यू कांट फंक्शन विदाउट इट. सो इट विल फॉल. यू आर राइट, 5 कप से 4 कप पे आएंगे हम. पर सोचिए कोई अगर पीता ही नहीं है, उसको आदत ही नहीं है, वो शायद 5 से 0 पे आ जाए. हाँ सर, एकदम करता है. अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स वन एट अ टाइम, है
है ना, फिर तो और सॉरी जरूर लिखिए ना, इफ द कंज्यूमर इज हैबिचुएटेड और एडिक्टेड, if the consumer is habituated or addicted, the demand will be inelastic, if not then elastic. And with this is everything related to price elasticity of demand, not elasticity of demand. Elasticity of demand अभी थोड़ा बचा हुआ है. How did we start price elasticity of demand? The degree of responsiveness of quantity demanded due to a change in its own price is known as price elasticity of demand. Then what we did, 5 magnitudes: perfectly inelastic, perfectly elastic, unitary elastic, ED greater than 1, ED less than 1. Then what did we do? Percentage method, change in Q by change in P into P by Q. Then what did we do? Total expenditure method, price and total expenditure going in same direction, inelastic, price and total expenditure going in opposite direction, elastic. Price increase, total expenditure remains constant, price decrease, total expenditure remains constant, unitary elastic. Then we did geometric method, lower line segment by upper line segment. The curve starting from the y axis is perfectly elastic, उसके बाद relatively elastic, mid point पे unitary, उसके नीचे relatively inelastic, और on the x axis perfectly inelastic. Correct, sir. And then we did factors affecting elasticity of demand, 9 points. Now give the heading income elasticity. New topic, same chapter. होगा आज, हो जाएगा मैम, 10 मिनट में हो जाएगा. वो 10 मिनट थोड़ा ज्ञान हो गया ना, ये भव्या छेड़ दिया बात, बहुत शाना है वो, कि भैया वो डिस्ट्रैक्ट कर दे पहले. इनकम इलास्टिसिटी का मतलब लिखिए और उसके बाद बात करते हैं सर. द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded due to a change in, हाँ change in क्या लिखें अब क्या लिखना चाहिए? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस था तो प्राइस इलास्टिसिटी था, तो अब इनकम इलास्टिसिटी का डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? सो क्वांटिटी तो चेंज हो रहा है. द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन, कौन सा इलास्टिसिटी है? इनकम. सो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी. मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप बताना कौन सा किसके लिए एप्लीकेबल है. हाँ आप बता पाएंगे हिमांशी, जो बच्चा पहली बार इको पढ़ रहा है या डिमांड नहीं किया शायद ना बता पाए, पर अमायरा आप कर चुके हैं. शगुन यू डन डिमांड? नो, फर्स्ट चैप्टर नहीं किया आप मेरे साथ अभी तक. आप किए हैं, आप बता पाएंगे, शगुन नहीं बोल पाएंगे. क्या है भैया इनकम इलास्टिसिटी का पहला पॉइंट? किए हैं तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, जीरो इनकम इलास्टिसिटी. सो अन्वी, ऐसा कौन सा गुड था डिमांड वाले चैप्टर में जो डिमांड और इनकम के साथ पॉजिटिव रिश्ता रखता था? और सोचिए थोड़ा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पॉइंट याद करें, उसके अंदर 3 पॉइंट याद करें. हाँ, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है, क्योंकि इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है, इनकम गिरने पर डिमांड गिरता है. ज्यादा कमाओगे ज्यादा खर्चोगे, कम कमाओगे कम खर्चोगे. ज्ञानेश, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गुड्स और जस्ट नॉर्मल गुड्स? हाउएवर विद इंफीरियर गुड्स initially there is positive, but what is the generic relationship? हाँ, नेगेटिव. नहीं सर, गिफिन तो सर प्राइस के साथ होता है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. इंफीरियर इनकम के साथ होता है. नहीं, सब खिचड़ी बन गया सर. आप तो एक्सेप्शन में चले गए, मैं इनकम पे हूं. इनकम ऑफ द कंज्यूमर पॉइंट याद करें और ऐसा डायग्राम याद करें. आप लोग क्या है ना, इको का हल्का ले रहे हो. जितना एफर्ट अकाउंट्स में दिख रहा है इको में नहीं दिख रहा है.
इंफीरियर, है ना। आप जो बोल रहे सर वो तो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है, मिक्स हो जा रहा है ना सब। तो खुशबू इंफीरियर गुड्स के साथ कैसा रिश्ता है, नेगेटिव। तो वो बोलता है इंफीरियर गुड्स के साथ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है। और पुष्कर तीसरा वाला कौन था जहां इनकम बढ़े गिरे कोई चेंज नहीं हो, बोल रहा है जीरो इनकम इलास्टिसिटी है। इसमें भी स्टार्टिंग में पॉजिटिव है, इसमें भी स्टार्टिंग में पॉजिटिव है, नेट इंपैक्ट बोल रहा है कांस्टेंट हो जाता है। समझ पा रहे हैं। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में नॉर्मल गुड्स, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में इंफीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में जीरो इनकम इलास्टिसिटी, कोई इलास्टिसिटी नहीं है। एक बार मेरे को इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ट्राई करके बताइए क्या होना चाहिए। इनकम बदलने की वजह से अगर क्वांटिटी में परिवर्तन आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। भैया अभी तो बताया आप, डिनोमिनेटर में रीजन और न्यूमरेटर में रिजल्टेंट। तो सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन क्यू बाय ओरिजिनल क्यू इंटू 100। परसेंटेज कैसे निकाले थे याद है, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। सिमिलरली सार्थक इनकम इज डिनोटेड बाय वाई, तो चेंज इन वाई बाय वाई इंटू 100। कट कुट गया, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन वाई इंटू वाई बाय क्यू। ये प्राइस आ जाता है, यहाँ प्राइस आ जाता तो इलास्टिसिटी प्राइस का बन जाता। एक ही मेथड है, चलेगा जरूर। प्राइस नहीं, इनकम। इंफीरियर हैज समथिंग एवरीथिंग, हाँ इंफीरियर इज द इनकम, गिवन इज विद प्राइस। लेवल पे पहुंचने के बाद आप चेंज कर देते हैं, नेगेटिव चले जाते हैं। एक्सेप्टेबल सर। नाउ वी कम टू द थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग लिखिए, लास्ट टॉपिक, एंड देन वी स्टिल हैव around 20-25 minutes of sums. Not much, we'll just do 4-5 sums maximum of price elasticity and we'll finish the class. तो 8:30 खत्म हो जाना चाहिए in spite of भव्या distracting. चल तुम आग लगाया बेटा। स्टार्ट तो हम किए थे और खत्म भी हम ही करेंगे। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को पहले डिफाइन करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कभी कभी क्या संभव है नीरज, दैट कमोडिटी एक का चेंज हो दाम पर डिमांड दूसरे का बदल जाए। लाइक टी एंड कॉफी, गुड एग्जाम्पल, दे आर सब्सटीट्यूट्स, ओनली सब्सटीट्यूट्स की कॉम्प्लीमेंट्स में भी काम करता है। पेट्रोल का दाम बढ़ जाने पर क्या गाड़ियों की डिमांड चेंज होगी कि नहीं होगी? अच्छा, गाड़ी का प्राइस बढ़ने पे गाड़ी का डिमांड चेंज हो जाए तो कौन सा इलास्टिसिटी है? प्राइस इलास्टिसिटी। गाड़ी का प्राइस की वजह से आप कितना गाड़ी ज्यादा ले रहे हो, सेम प्राइस सेम क्वांटिटी, हाँ, पर विच इलास्टिसिटी वुड बी दैट बी, क्रॉस प्राइस और प्राइस? प्राइस। इनकम बदलने से कितनी गाड़ी नहीं ले रहे हो, पर पेट्रोल के बदलने की वजह से गाड़ी कितनी चेंज कर रहे हो, वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है। तो देखिए आप समझ पाते हैं कि नहीं सर? लिखिए, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी, ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड the degree of responsiveness of quantity demanded of one commodity due to a change in price of another commodity. Is called cross price elasticity. आप बताइएगा मैम, टी कॉफी में रिश्ता कैसा है? एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड, सोचो, 2 मिनट सोचो फिर आंसर करो। चाय महंगी हो गई है, लोग कॉफी कम पिएंगे कि ज्यादा? तो कैसा रिश्ता हुआ? पॉजिटिव।
if the price of one substitute rises, suppose me and Bhumi are teachers and I increase my price, what happens to demand for Bhumi? You leave me and go to Bhumi. So if a price of a commodity changes and there is a substitute available, Chirag, so what happens to the demand for the substitute? So there is a positive relation. So understand, positive cross price elasticity will be for what? Cross price elasticity is applicable for what? Substitutes. And I'm sure you are getting the hang of how to learn a chapter now. Next guess करिए क्या heading होगा? Negative cross price elasticity. उत्कर्ष ऐसा कौन सा कमोडिटी है यार जहां एक का दाम बढ़े गिरे तो दूसरा का कंजम्पशन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए? कॉम्प्लीमेंट्स. नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. ये क्या हो गया? हाँ, कार पेट्रोल. सॉरी, बंद हो गया. एक सेकेंड. हाँ, so negative cross price elasticity. Give another example for a complement. Darsh. Pen and ink, AC electricity, if the car and petrol, gun and a bullet, bread and butter. If the price of one commodity rises, the demand for the other commodity falls. Sir, what kind of a relationship is that? Negative cross price elasticity is for complements. Utkarsh, answer kar. What will happen to the demand of chips if the price of TV changes? Zero cross price elasticity. For unrelated goods. What will happen to your demand for tuitions if the price of your gym rises? Nothing. So there is zero cross price elasticity. They are not related to each other. It is unrelated. पूरा याद करना सिखाए थे ना, रिश्ता सीख लो. पॉजिटिव स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोपिंग, उसके बाद खुद ही आंसर दे दो. तो दैट इज फॉर ओनली फॉर सब्स्टिट्यूट्स. कॉम्प्लीमेंट्स में क्या सिचुएशन है? उल्टा है, तो इसलिए नेगेटिव. यहां पर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्योरी कंप्लीट हो जाता है, खत्म. बस एक रिक्वेस्ट भूमि से करेंगे कि सीरियली रीड करें कि कुछ टॉपिक हमसे छूटा तो नहीं है. उसके बाद हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सम करेंगे. 20 मिनट्स है, विल डू टिल 8:30 जितना भी बने. ठीक है, चलिए परफेक्ट. मैम स्टार्ट विद द फर्स्ट डिस्कशन. हेडिंग वाइज जाइएगा. मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में 3 टाइप का इलास्टिसिटी पढ़े हैं. मैं और अनवी बात करेंगे. अनवी, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी यू हैव लर्नड? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी and cross price elasticity. The degree of responsiveness of quantity demanded due to a change in its own price is price elasticity. The degree of responsiveness of quantity demanded of one commodity due to a change in price of another is cross price elasticity. The degree of responsiveness of quantity demanded due to a change in the income of the consumer is income elasticity. फिर क्या है मैम? नमन फोन छोड़, वो हम लोग कर लिया अभी. फिर तो मैग्नीट्यूड्स, राइट? Degrees of elasticity. So we have ED greater than 1, less than 1, equal to 1, 0 and infinity. Perfect. फिर so we have 3 methods. दर्श, percentage, total expenditure, geometric. आर्क के अंदर 2 हैं और पॉइंट में 1 है. आर्क के 2 कौन कौन से हैं? परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट एक ही है, और टोटल एक्सपेंडिचर. परसेंटेज मेथड का फाइनल फॉर्मूला सर, चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू, इक्वल टू नहीं, इंटू पी बाई क्यू. और टोटल एक्सपेंडिचर का क्या रूल है? पॉजिटिव डायरेक्शन, इन इलास्टिक, इनवर्स रिलेशन तो इलास्टिक, नो चेंज इन टी तो यूनिटरी. कोई फॉर्मूला नहीं है. फिर आया ज्योमेट्रिक मेथड, लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन कर्व पे. फिर क्या है मैम? वही है, लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट. अभी करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. फिर
9 पॉइंट किए आप, हेडिंग बताइए एक एक करके, कुछ छोड़े तो नहीं है। सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिक, नहीं है तो इनइलास्टिक। नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक, लग्जरी है तो इलास्टिक, पेरिशेबल है तो इनइलास्टिक, ड्यूरेबल है तो इलास्टिक। प्रपोर्शन ऑफ इनकम हाई है तो इलास्टिक, प्रपोर्शन ऑफ इनकम मीगर है तो इनइलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस है तो इलास्टिक, नंबर ऑफ यूजेस नहीं है तो इनइलास्टिक। शॉर्ट रन में है तो इनइलास्टिक, लॉन्ग रन में है तो इलास्टिक। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है तो इलास्टिक, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट नहीं है, नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक। अगर बहुत महंगा या बहुत सस्ता है तो इनइलास्टिक, और अगर मिड रेंज है तो इलास्टिक। लत है, एडिक्टेड हो तो इनइलास्टिक, कभी कभी कंज्यूम करते हो तो इलास्टिक। हाई इनकम है, लो इनकम है तो इनइलास्टिक, मिडिल इनकम है तो इलास्टिक। ये नहीं किए ना हम। देखिए तारा दिया उधर, देखिए ऑप्शनल स्टडी लिखा होगा, हम बोल रहे हैं देखिए लास्ट ईयर तक था, मे भी इस साल ऐड कर दिया है, तो फिर हम पढ़ाना बाकी रह गया हमसे, हमको बता देना चाहिए था, सॉरी। चलिए हेडिंग लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। आज सब नहीं कर रहे हैं, बोलना। कमोडिटी नहीं है यार, आदमी जब हाई इनकम रहता है और लो इनकम रहता है तो वो जो कमोडिटीज खरीदता है वो इनइलास्टिक होती है। चलिए देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ किसी के पास ओल्ड एडिशन है आज, लास्ट ईयर का ही चलेगा, उसमें तारा नहीं दिया है। एक बार स्कोप ऑफ सिलेबस में चलेंगे मैम, बिगिनिंग ऑफ द उसमें नहीं, बिगिनिंग ऑफ द बुक में, क्योंकि हमको 100% याद है कि लास्ट ईयर तक ये सिलेबस में नहीं था। इलास्टिसिटी का स्कोप में पढ़िए क्या क्या है एक बार, तो भी मैं बोलेंगे तो अभी पढ़ा देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, तो पढ़ के पर बताइए क्या क्या है। मीनिंग, टाइप्स, मेजरमेंट, फैक्टर्स, इफेक्टिव। 2 पॉइंट कर लें इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। है नहीं, 100% नहीं है, पर हम तुमको थोड़ा बता देते हैं, लिखवा नहीं रहे, थोड़ा बहुत बता देते हैं, है ही नहीं। हाँ उसमें भी नहीं होगा। आपके स्कोप में देखिए, आपका न्यू एडिशन है, नया किताब है, एक बार जाइए स्कोप में, इलास्टिसिटी वाला चैप्टर खोलिए, बताइए क्या क्या है। तो हम बस बता देते हैं आपको क्या है। पहला पॉइंट है बिजनेस डिसीजन। चिराग को मालूम है उसका प्रोडक्ट इनइलास्टिक है, दाम बढ़ाएगा कि गिराएगा? बढ़ाएगा सर। अगर उसको मालूम है उसका प्रोडक्ट इनइलास्टिक है तो दाम बढ़ाएगा। तो बिजनेस में अब आपको ना दाम बढ़ाना चाहिए कि गिराना चाहिए, तो इलास्टिसिटी पे डिपेंडेंट है। हाँ पहला पॉइंट ही बिजनेस डिसीजन है। बोल रहे इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी का सबसे पहला पॉइंट प्रोड्यूसर को है। करेक्ट है, पर कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी का मजा खाली कंज्यूमर ही उठा रहा है कि प्रोड्यूसर भी उठा रहा है? गवर्नमेंट का भी पॉइंट है। बोल रहे गवर्नमेंट जीएसटी किस पर लगाएगा? हाई हाई इनइलास्टिक कमोडिटीज पर, ताकि उसको रेवेन्यू मिले, क्योंकि तो भी खरीदता है लोग सिगरेट और अल्कोहल। लग्जरी कार्स में 108% टैक्स है, जानते हैं इंपोर्ट ड्यूटी 108%। मतलब अगर 2 करोड़ की गाड़ी है, भारत में 4 करोड़ की पड़ेगी, तो भी लेते हैं ना लोग, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है। बोल रहे हैं मोनोपोली है आपका, मोनोपोली समझते हैं, सिंगल सेलर है, आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। किस बेसिस पे मैं पुष्पनील से ज्यादा चार्ज करूं और किस बेसिस पे मैं पुष्कर पे कम चार्ज करूं? इलास्टिसिटी पे। अगर उसके लिए नेसेसिटी है तो मैं दाम बढ़ाऊंगा, और अगर आपके लिए लग्जरी है तो मैं दाम गिराऊंगा। इंडियन रेलवेज भी करता है, सीएससी भी करता है। पॉश एरियाज में ज्यादा रेट है और बैकवर्ड एरिया में मान लीजिए रेट कम है। क्यों है? बैकवर्ड एरिया में इलेक्ट्रिसिटी उतना कंजम्पशन नहीं है, लग्जरी है। लेकिन जो पॉश एरियाज हैं वो एसी तो चलाएंगे ही चलाएंगे, गीजर तो चलाएंगे ही चलाएंगे, उनके लिए नेसेसिटी है। ये छोड़िए सर, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर मैटर करता है। जैसे वो बोला ना खाली प्रोड्यूसर, अगर आप इंपॉर्टेंस पढ़ें, अगर हेडिंग वाइज जाएं, बिजनेस डिसीजन, इंपॉर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट, गवर्नमेंट डिसीजंस, किस पे टैक्स लगाना है, किस पे फ्री करना है,
पूरा तो इलास्टिसिटी से आ रहा है। तो आई थिंक 3 पॉइंट काफ़ी रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि ये स्कोप में नहीं है, 100% नहीं है, इसलिए हम पढ़ाई भी नहीं। अब हम लोग जाते हैं सम्स पे। तो आप एक काम करेंगे, आप फोटो खींच के हमको भेजेंगे। यहाँ से है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 क्वेश्चन, मतलब 5 से 12 सारा करना है। अभी हो जाएगा, 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, कुछ नहीं सर, 2-2 लाइन के क्वेश्चन है। देखिए कितना जल्दी जल्दी होगा। और अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो मन में भव्य को गाली दे दीजिएगा। ना ना, नो ब्रो। हाँ जी, स्कोप होता है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। स्कूल खुलने तो फिर बात करेंगे। नो 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 ब्रो, खुलने दे, खुलने तो दे। भूमि नंबर 5 प्लीज देखिए ना कितना जल्दी हो जाएगा। इसके बगल में कुछ लिखा है ISC FISC 2012 में आया हुआ है। चलिए देखिए, 4 रुपये से 6 रुपया हो गया, 40। नया क्वांटिटी खोजना है x, और प्राइस इलास्टिसिटी है 0.5। फॉर्मूला बताइए फटाफट कि x नहीं पता, 2 इंटू पी इज 4 और इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी 40 इज इक्वल टू 0.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये 80 इंटू 0.5 कितना होता है? 40। 4x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 10। x क्या पकड़े थे? चेंज पकड़े थे। दाम बढ़ा है पुष्कर, 4 to 6 हुआ है। 10 बढ़ा होगा, 40 to 50 हुआ होगा कि 40 to 30 हुआ होगा। प्राइस हैज गॉन अप, 4 to 6 हुआ है, चेंज 10 आया है, घटाएगा तो 30 इज न्यू प्राइस। आंसर चेक करिए। नहीं समझे? हाँ श्योर है? नंबर 6 विधि बोलिएगा। मैम हद करेंगे, ये प्लस माइनस है, मैथ नहीं है। प्लस माइनस तो इज अ लाइफ स्किल, बनाना होगा इसको। आप बोलिए, मैं हेल्प कर रहा हूं। प्लीज मत बात करिए ना पुष्कर, तेरा मन नहीं कर रहा है। तुम सुबह पढ़ता है, शाम को देखा है नहीं का पढ़ता है तुम, ध्यान दे। ईडी कितना है? 0.5। 10 रुपए पे 50 ठो लेते हैं। इस बार चेंज इन पी निकालना है, 60 खरीदना है तो क्या पकड़ लें एक्स को? चेंज इन पी। तो चेंज इन क्यू कितने से, क्वांटिटी कितने से बदला? 10। भाई चेंज इन प्राइस नहीं पता, एक्स इंटू ओरिजिनल प्राइस। ये रहा, देखो ना उधर क्या देख रहे हो? 10 बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इक्वल टू कितना बोले इलास्टिसिटी है? 0.5। तो 50 इंटू 0.5 ये 25x हो जाएगा, है ना? 25x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 4। x क्या पकड़े थे अपने? चेंज। अब देखो क्वांटिटी ना बढ़ा है तो दाम 14 हुआ होगा कि 6 हुआ होगा? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस को गिरना होगा, तो 6 रुपये आंसर होगा। अब समझ रहे क्यों मैं बोल रहा हूं 5, 6, 7, 8? कितना टाइम लगेगा? 2-2 मिनट का भी सम नहीं है। चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी। हाँ ले ले, मॉडल ले ले, दिखता हम तो माइनस लिया ही नहीं है ना। बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी। ज्ञानेश नेक्स्ट बता, नंबर 7। आपके मित्र ज्वाइन करने का सोच रहे हैं वापस से, मिस्टर भाला। नेक्स्ट बोल ज्ञानेश। इग्नोर करिए माइनस।
लिख दो पर मन में सोचना है नहीं, बोलना भाई। अरे वो नहीं बोलता है क्या, तेरा व्रत है आज, तो इतना शर्माने से थोड़ी ना होगा यार। एक सेकेंड रुको, तकलीफ में है कोई। नहीं, स्विंग चेंज कर रहा है, ठीक है। अरे वो ऊपर नीचे हो जाएगा यार, तो बीच बीच में राहत आएगा, बीच में ठंडा लगेगा। बोलो भाई। 10 रुपया पे ना ज्ञानेश अपने 40 ठो खरीदते हैं। -2 नाम का -2 है, 2 है क्योंकि देर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी एंड द आंसर विल ऑलवेज कम एज माइनस, एंड माइनस नीड्स टू बी इग्नोर्ड आइदर बाय द मॉड साइन और माइनस साइन, और जस्ट इग्नोर माइनस एंड नोट जो लिखे थे दैट ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड द नेगेटिव साइन इज कस्टमरली ड्रॉप्ड। इलास्टिसिटी को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, इलास्टिसिटी का साइन इग्नोर कर रहे हैं बस। -2 की जगह 2 लिख रहे हैं, चलेगा? सर हुआ क्या? ₹2 से गिर गया, मतलब 8 हो गया। चेंज इन क्यू बताओ, तो x पकड़ लो। ग्रीक फॉर्मूला याद हुआ, चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू इज इक्वल टू 2। चेंज इन क्यू नहीं पता, x बाई 2 इंटू ओरिजिनल प्राइस 10/40 इज इक्वल टू 2। कितना आएगा चेंज? तो ये 80 इंटू 2 160, 10x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 16। प्राइस गिरा है सर, 24 आएगा कि 56? लॉ ऑफ डिमांड को मत तोड़िए। प्राइस हैज गॉन डाउन। अच्छा x 16 इज ओके सर, तो अगर क्वांटिटी 16 से बदल रहा है, दाम गिरने पे 40 में 16 जोड़ू कि माइनस करूं? प्राइस गिरने पर ज्यादा खरीदेंगे। नेक्स्ट बताइए, क्या नाम है? अंकिता। नंबर 8, आज का लास्ट सम। हाँ, तो टोटल एक्सपेंडिचर से करेंगे। अपने तो जानते तो पॉजिटिव रिलेशन तो इन इलास्टिक, इनवर्स रिलेशन तो इलास्टिक, बस वही लिखना है। हाँ हाँ पूछ, बोलो। 3 रुपए पे 40 ठो लेते हैं दीदी, तो टोटल खर्चा कितना करते हैं? 120 रुपया TE। फिर क्या हुआ? दाम बढ़ गया, कितना से क्वांटिटी गिरा? तो इसका मतलब 120। व्हेन प्राइस फॉल TE रिमेन्स द सेम, यूनिटरी इलास्टिक। यार ये काउंट नहीं होगा यार, इसकी एक बात एक और कर लेते हैं, एक लास्ट प्रॉमिस। ED1। हाँ 5 मिनट तो बोल ही रहे हैं, मान नहीं रहे लोग। विधि बोलो। ड्रेन आउट हो गया, रुको हम बुला रहे, वापिस बुला रहे, करो वापिस आ जाएगा। नंबर 9 लास्ट सम, प्रॉमिस। श्रेयांश सोच रहा है कहाँ फंस गए यार हम। हाँ बंद कर देता है, रुक 5 मिनट की। फैन चला देना यार तुलित। हाँ बोलो। 5 रुपया पे 6 रुपया हो गया, क्वांटिटी क्या क्या हुआ? हाँ टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से सोचना है। मैम 5 रुपए पे 20 लेते थे तो टोटल खर्चा 100 रुपया, 5 इंटू 20 100 होता है, और 6 इंटू 10। अब नोटिस करो प्राइस क्या हुआ है, देखो ध्यान से, 5 से 6 क्या है? बड़ा है, टी गिर गया है। रिश्ता कैसा है? इनवर्स है। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगा। चलेगा? चलिए खत्म करते हैं आज।